मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 6 की यूनिट 12 रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका इस यूनिट से कि एक्सप्लेन द रेगुलेशन अंडर द MRTP एक्ट। कि MRTP एक्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए MRTP का मतलब क्या होता है। MRTP का मतलब मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो हमारा फुल फॉर्म क्या हुआ सबसे पहले कि अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको उसकी फुल फॉर्म को वहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। तो हमारे पास जो MRTP एक्ट है ये किस चीज़ का एक्ट है, हमारा किस तरह हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस को रेगुलेट करते हैं, उसकी कह सकते हैं बार्गेनिंग करते हैं, किस तरह उसकी रीसेल वैल्यू रखी जाएगी, किस तरह किसी के साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो हमारी कह सकते हैं प्राइस से रिलेटेड जो भी अनफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए और कंज्यूमर्स के वेलफेयर्स के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। अब इस एक्ट के अंदर हम किन किन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है आपका रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। मतलब जब किसी प्रोडक्ट को दोबारा सेल किया जाता है तो उस टाइम उसका प्राइस क्या रखा जाए उस तरह के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट वन आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कलेक्टिव प्राइस फिक्सिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग और बार्गेन एंड डिसेप्टिव प्राइसिंग। तो ये 5 तरह के इसके अंदर चीज़ों को रेगुलेट करते हैं इस एक्ट के थ्रू हम। अब फर्स्ट आता है आपका रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। इसके अंदर हम रीसेल के प्राइस को किस तरह मेंटेन करेंगे, जिसमें आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारा कोई भी मैन्युफैक्चरर है हमारे पास, अब वो प्रोडक्ट किसको सेल करेगा, वो करेगा होलसेलर को। लेकिन क्या अब वो होलसेलर किस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को सेल करे उसको कंट्रोल कर सकता है डायरेक्टली? नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो तो होलसेलर की मर्जी होगी कि वो उस प्रोडक्ट को रीसेल किस प्राइस पर करता है। तो इस चीज़ को भी रेगुलेट करने के लिए हमारा एक्ट है MRTP। इसके अंदर मैन्युफैक्चर जो होता है इसके ऊपर कंपल्सन होता है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर एक उसकी मैक्सिमम प्राइस प्रिंट होना चाहिए प्रोडक्ट का। उस मैक्सिमम प्राइस से ज़्यादा होलसेलर ना तो कंज्यूमर से ले सकता है ना ही चार्ज कर सकता है। तो इस तरह एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर प्राइस को मेंटेन करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, इसके अंदर हमारा मैन्युफैक्चरर होता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देता है किसी प्रोडक्ट के लिए, जिससे ज़्यादा कि हमारा सप्लायर या हमारा जो होलसेलर है रिटेलर से कंज्यूमर से उस प्रोडक्ट के लिए चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि अलग अलग पर्सन से अलग अलग प्राइस को चार्ज करना। इसको आप इस तरह कुछ देख सकते हैं कि हमारे पास कोई गुड्स है, अब इस गुड्स के लिए कह सकते हैं हमारा जो इलाइट ग्रुप है सोसाइटी का वो तो ज़्यादा पे करेगा और जो लो लेवल ग्रुप है हमारी सोसाइटी का वो कम पे करेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन का काम करती हैं, क्योंकि गुड्स एक ही है तो उसको हमारी सोसाइटी के अलग अलग पर्सन अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग पे क्यों करें उसके प्राइसेस को। तो इस चीज़ को भी कौन रेगुलेट करता है, हमारा MRTP एक्ट। इसके अंदर एश्योर किया जाता है कि अगर कोई भी सेम गुड्स है तो उसका बायर कोई भी हो, किसी भी सोसाइटी से भी हो, किसी क्लास से हो, किसी रेस से हो, किसी भी रिलीजन से हो, हर किसी के लिए प्राइस उस गुड्स का सेम ही रहेगा। ये हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आपका कलेक्टिव प्राइस फिक्सिंग। कलेक्टिव प्राइस फिक्सिंग के अंदर देखते हैं कि किस तरह किसी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स किया जाता है। टू रेडिकेट द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मार्केट, प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द प्रोडक्ट फिक्स अ कॉमन प्राइस एंड अदर टर्म्स ऑफ सेल बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट द अगेन डेबर्स द कस्टमर्स फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट। अब आप देखते हैं कि मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके प्राइस आपको पूरी मार्केट में एक जैसे ही मिलते हैं। हर किसी कह सकते हैं हमारी जो मार्केट की यूनियन होती है वो उस प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करती है कि वो प्रोडक्ट उस प्राइस से कम कोई भी सेल नहीं करेगा। तो वही कहलाते एक तरह से आपकी कलेक्टिव प्राइस फिक्सिंग। मतलब कलेक्टिवली होकर वो अपने किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करते हैं। तो आपने क्या देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर फिक्स करते हैं एक कॉमन प्राइस को और उसके टर्म एंड कंडीशंस को सेल की एक एग्रीमेंट के अंदर आकर कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सारे इस प्राइस पर सेल करेंगे, मिनिमम हमारा प्राइस ये रहेगा, मैक्सिमम प्राइस हमारा ये रहेगा, इसके अंदर रहकर ही अपने प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे। अब हमारे पास कह सकते हैं जो कलेक्टिव फिक्स प्राइसिंग होती है ये दो तरीके से की जाती है। एक होता है आपकी कोलेसिव टेंडरिंग और दूसरी होती है कोलेसिव बिडिंग। अगर हम कोलेसिव टेंडरिंग की बात करें तो इसके अंदर होता है कि हमारा जो सेलर और बायर होता है वो खुद डिसाइड करते हैं कॉन्फिडेंशियली अपने टर्म्स कंडीशंस सेल परचेज की कि किस हिसाब से उन गुड्स की प्राइसिंग की जाएगी, किस प्राइस पर वो हमारा जो बायर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो उसके अंदर आपने देखा इन द सेलर और द बायर ऑफ द गुड्स डिसाइड कॉन्फिडेंशियली द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल और परचेज रिगार्डिंग द टेंडर इन एडवांसेस। दे प्री डिसाइड द क्विट एंड रेट एज पर दे द एक्सेप्टेड। दिस इज एट इलीगल एक्टिविटी। तो ये क्या होता है, एक तरह से प्री डिसाइड होता है हमारे प्राइस कोट्स
हमारे रेट्स हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। और इसको भी ये कह सकते हैं कि एक तरह से इलीगल एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट से पहले ही उसके प्राइस को कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियली फिक्स कर लिया जाता है हमारे सेलर और बायर के थ्रू। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, हमारे सेलर का और हमारे बायर का। ये दोनों मिलकर किसी भी गुड्स के कह सकते हैं प्राइस को कॉन्फिडेंशियली फिक्स कर लेते हैं। अब जो दूसरा होता है कोलिसिव बिडिंग, इसके अंदर हमारा सेलर और ऑर्गेनाइजेशंस अरेंज फॉर द ऑक्शंस टू सेल देयर सरप्लस प्रोडक्ट एट हाईएस्ट पॉसिबल प्राइसेस। अब आपने देखा होगा कि ऑक्शंस में क्या होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट होता है और हमारे पास बहुत सारे उसको कह सकते हैं बायर्स अवेलेबल होते हैं। अब उन बायर्स में जो भी कह सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू लगाता है उस प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट उसको दे दिया जाता है। तो यही होता है आपका कोलिसिव बिडिंग। मतलब हमारे पास यहाँ पर सेलर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो एक ऑक्शंस का अरेंजमेंट करते हैं अपने सरप्लस प्रोडक्ट के लिए, और वहाँ पर देखते हैं कि उनके प्रोडक्ट की कौन हाईएस्ट वैल्यू लगाता है। जो हाईएस्ट वैल्यू लगाता है उस प्रोडक्ट की, वो वैल्यू उस प्रोडक्ट की हो जाती है और उस पर्सन को प्रोडक्ट दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट आपका प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि अब हमारे पास कह सकते हैं जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं, या कह सकते हैं छोटे हमारे कह सकते हैं जो शॉपकीपर हैं, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को किस तरह फिक्स करते हैं कि मार्केट के अंदर कंपटीशन में रह सके। तो कई बार उनकी जो कॉस्टिंग होती है उस कॉस्टिंग से भी कम अपने प्राइस को लिस्ट कर देते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, उनकी कॉस्टिंग आई प्रोडक्ट की 100 रुपये की, लेकिन हो सकता है वो उस प्रोडक्ट को 99 या फिर 98 रुपीज़ में सेल करने को तैयार हुए। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि जब उनके पास कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो कंपटीशन में उन्हें स्टे करना है, मार्केट में कंटिन्यू सर्वाइव करना है, तो उन्हें उस प्रोडक्ट को कम प्राइस पर ही सेल करना पड़ता है। मतलब उसकी कॉस्टिंग से भी कम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम प्राइस पर उसको सेल कर देते हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक होता है कि वो कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, मार्केट से बाहर नहीं जाना चाहते। उनका मेन एम ये होता है कि मार्केट के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाना है, तो इसके लिए वो कम से कम प्राइस पर भी अपने कह सकते हैं थोड़े बहुत लॉस पर भी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। इस चीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी है हमारी MRTP एक्ट के अंदर, क्योंकि अगर कोई भी अपने प्रोडक्ट को प्राइस से कम कर सेल करेगा मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए खतरा साबित होएगा। क्योंकि अगर आप अपनी कॉस्टिंग से भी कम प्राइस ले रहे हो कंज्यूमर से, तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को ही परचेज करेगा। उस कंडीशन में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कह सकते हैं जो अदर वहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी सेल्स कम हो जाएगी, उनके बिजनेस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी रेस्ट्रिक्ट कर रखा है हमारे MRTP एक्ट ने कि आप अपनी कॉस्टिंग से कम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। आपको मतलब कम से कम आपको कॉस्टिंग प्लस कुछ ना कुछ मार्जिनल प्रॉफिट चार्ज करना ही पड़ेगा कंज्यूमर से। नेक्स्ट आपका बार्गेन एंड डिसेप्टिव प्राइसिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो सेलर होता है वो अट्रैक्ट करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को। अब ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे फॉल्स प्रोमिस करते हैं उनको कि हमारे बायर्स को हम हमारे प्रोडक्ट आपको इस तरह देंगे, हमारे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, इसके अंदर ये फीचर्स एडिशनल है, या जो कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट गलत होते हैं। मतलब फॉल्स एडवर्टाइजमेंट और फॉल्स प्रोमिस के थ्रू हमारे जो सेलर्स होते हैं बायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जिसके थ्रू कि वो अपने कह सकते हैं गलत प्रोडक्ट्स को भी मिसलीड कर हमारे बायर्स को सेल कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी रेगुलेट किया जाता है, इस चीज़ के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है हमारे MRTP एक्ट के थ्रू। तो ये कुछ हमारे पास कह सकते हैं कॉजेज थे, ये कह सकते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं, यूज़ किया जाता है MRTP एक्ट के अंदर प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन द रेगुलेशंस ऑफ प्राइसिंग अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपके प्राइसिंग के रिगार्डिंग कौन कौन से रेगुलेशन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, क्यों आया, कब आया, इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इसके रेगुलेशन क्या है प्राइसिंग के रिगार्डिंग। तो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो किस दिन आया ये, हमारा 15 अप्रैल 1986 के अंदर ये फोर्स में आया। मतलब इस दिन से इस एक्ट को हमारी इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर लागू कर दिया गया। अभी आया क्यों था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लोटेशन, कि हमारे कंज्यूमर्स का एक्सप्लोटेशन ना हो सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए हमारा ये एक्ट आया। अब इस एक्ट के अंदर किस किस चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं एस्टेब्लिश किए गए सेंट्रल और स्टेट लेवल पर हमारी काउंसिल्स का, मतलब स्टेट लेवल काउंसिल, सेंट्रल लेवल काउंसिल्स, जहाँ पर अगर किसी कंज्यूमर्स के साथ कोई फ्रॉड होता है, एक्सप्लोटेशन होता है उसका, तो वहाँ पर वो उनके अगेंस्ट जाकर केस फाइल कर सकता है। और ये हमारा कह सकते हैं पूरी इंडिया में अप्लीकेबल है। पहले की आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये हमारा कह सकते हैं एक्सेप्ट यूजेबल नहीं है, वहाँ पर इसका कह सकते हैं अप्लाई नहीं होता। लेकिन जब से हमारा कह सकते हैं वहाँ 377 हटा है, उसके बाद ही हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी अप्लीकेबल है हमारा ये एक्ट। तो कह सकते हैं ओवरऑल इंडिया आपका ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये अप्लीकेबल है। अब इसके अंदर हमारे कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं, तो कुछ राइट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास राइट टू सेफ्टी। अब इसके अंदर है
कि हमारे पास जो भी कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दिया जाता है वो प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि जिससे कि हमारे कंज्यूमर्स की लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े, डेंजरस इफेक्ट पड़े, हजार्डियस हो उसकी लाइफ के लिए। तो ये भी हमारा एक राइट है कंज्यूमर्स के लिए इस एक्ट के थ्रू। दूसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब हमारे कंज्यूमर्स के पास राइट है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, वेट, प्राइस, इन सभी के बारे में पूछ सके, बात कर सके। उसे इन सभी के बारे में जानना, अब उसके पास एक अधिकार है कि वो इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकता है। नेक्स्ट आपका राइट टू चूज़। अब उसके पास बहुत सारी वैरायटी के गुड्स अवेलेबल हैं। अब ये हमारे कंज्यूमर्स के पास राइट है कि वो किस गुड को चूज़ करे अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस के अकॉर्डिंग। उसे देखेगा वो कि कौन सा प्राइस उसके लिए सबसे अच्छा है, कौन से गुड्स का, सर्विसेज का। उसके बाद ही वो एक्सेस करेगा किसी भी गुड्स को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट आपका राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड होता है कि अगर यहाँ पर आपके किसी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वहाँ पर उसको सुनने के लिए कह सकते हैं एक अप्रोप्रिएट फोरम को बनाया गया है कि वहाँ पर उनका काम यही है कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी सुनवाई करना, उनके इंटरेस्ट में काम करना, उन्हें एक एश्योरिटी देना कि अब वहाँ वो उनके बेनिफिट के लिए ही काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो राइट दिया है कंज्यूमर्स को, राइट टू सीक एड्रेसल। अगर हमारे यहाँ पर किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई अनफेयर या रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज़ का यूज़ किया गया है तो उसके लिए कह सकते हैं उस रिड्रेसल को एक तरह से काउंसिल का यूज़ कर वो उस चीज़ को हटा सकता है, या जो उसके साथ गलत हुआ है उसको फिर से कह सकते हैं उसका कंपनसेशन ले सकता है, या उसको जो भी लॉस हुआ है उसकी रिकवरी करवा सकता है। इसके साथ ही साथ आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर बात करेंगे हम किस चीज़ की, कि मतलब कंज्यूमर को किस तरह की एजुकेशन चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा एजुकेशन का। अब सबसे पहला एजुकेशन का प्रोसेस होगा कि प्रोटेक्ट टू द कंज्यूमर्स। जब हमारे कंज्यूमर्स के पास एजुकेशन होगी तभी वो अपने आप को कह सकते हैं प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं। अगर उन्हें अपने राइट्स पता है, उसी कंडीशन में अगर उनके साथ उनमें से कोई राइट्स नहीं मिलेगा तभी तो उस चीज़ के बारे में कोई अपना कह सकते हैं अपना केस फाइल कर सकते हैं, रिड्रेसल में जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता तो उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका टू प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल टू द कंज्यूमर्स ग्रीवेंसेस एंड रिलीफ ऑफ अ स्पेसिफिक नेचर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है हमारे कंज्यूमर्स को एजुकेट करने का कि वो अपनी कह सकते हैं जो भी उनके रिड्रेसल होते हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको ईजिली जल्दी से जल्दी सोल्व आउट करवा सके। क्योंकि उन्हें अगर मेथड ही नहीं पता होगा कि उनके रिड्रेसल, उनके ग्रीवेंसेस किस तरह सोल्व किए जाएंगे तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने राइट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। और लास्ट आपका अवार्ड फॉर कंपनसेशन वेदर एप्रोप्रिएट टू द कंज्यूमर्स, कि हमें जो भी कंपनसेशन मिलता है हमारे कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि क्या वो उनके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो ये तो कुछ राइट्स थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से रेगुलेशंस हैं प्राइसिंग के रिगार्डिंग। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड रेगुलेशंस फॉर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। दे आर एक्सेसिव प्राइसिंग और बार्गेन एंड डिसेप्टिव प्राइसिंग। तो अगर हम एक्सेसिव प्राइसिंग की बात करेंगे, यहाँ पर है कि कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग सेलर कितना चार्ज नहीं कर सकता, मतलब सेलर कैन नॉट चार्ज अनरीजनेबली हाई प्राइसेस फ्रॉम द कस्टमर्स। कंज्यूमर से वो अनरीजनेबल हाई प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकता। वो कितना चार्ज कर सकता है, जितना कि हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी कमोडिटी के लिए, या फिर जितना प्राइस मेंशन है उस प्रोडक्ट और उस पैकेज के ऊपर। इनसे ज़्यादा वो किसी भी कंडीशन में ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। और अगर कोई उससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पर कुछ रिडेशियल कमीशंस भी हैं जहाँ पर कंज्यूमर से जा सकता है, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट या फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो आप अपने लेवल के हिसाब से कर, कोई स्टेट स्टार्टिंग है किसी कंज्यूमर की, उसको वहाँ लगता है तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के जो भी कंज्यूमर का कमीशन है वहाँ के डिसीजन से वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसके बाद वो स्टेट में जा सकता है, और अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। नेक्स्ट आपका बार्गेन एंड डिसेप्टिव प्राइसिंग। इसको भी हमने कह सकते हैं एमआरटीपी एक्ट के अंदर भी कवर किया था, ये उसका भी एक पार्ट है। तो बार्गेन और डिसेप्टिव प्राइसिंग के अंदर होता है कि कोई भी हमारा जो सेलर है वो अनफेयर कह सकते हैं प्रोमिस नहीं कर सकता हमारे किससे, कंज्यूमर से। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा सकता हमारे कंज्यूमर्स को, ऐसी चीज़ नहीं बोल सकता जो कि उसको प्रोटेक्ट करता ना हो। इसके अंदर आपके फॉल्स एडवर्टाइजमेंट आते हैं या फिर आपके अनफेयर प्रोमिस। इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए भी इसको बनाया गया है। इसके थ्रू इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। अगर कंज्यूमर्स को लगता है कि कोई फॉल्स प्रॉमिस किए गए हैं उनसे, या कह सकते हैं फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो कंज्यूमर फोरम में इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ रेगुलेशंस थे प्राइसिंग के रिगार्डिंग हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटेड टू द डिस्प्ले ऑफ रिटेल प्राइसिंग, कि प्राइस को दिखाने के लिए हमारे पास हमें प्राइस के साथ क्या क्या डिस्प्ले करना है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं, तो उसके बारे में आप डिस्कस करना है।
तो द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स रूल्स 1997, इन्होंने हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट किए हैं, इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमें दिए हैं कि किस तरह किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसके रिटेल प्राइस को डिस्प्ले करेंगे, हमारी सेलर की ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, इन दोनों चीज़ को उसके ऊपर डिस्प्ले करना ज़रूरी है कि कौन उसका मैन्युफैक्चरर है, उसका एड्रेस क्या है। कॉमन और जेनरिक कमोडिटी कंटेंट इन द पैकेज, आपके पैकेज के अंदर कौन कौन सी कमोडिटी का यूज़ किया है, किन किन आप कह सकते हैं चीज़ों का यूज़ किया है उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका नेट क्वांटिटी, आपकी क्वांटिटी क्या है आपके गुड्स की। द मंथ एंड द ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मतलब किस टाइम पर उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसके हिसाब से उसकी एक्सपायरी का भी पता लगाया जा सके। नेक्स्ट आपका सेलिंग प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और आपका द डायमेंशंस ऑफ द कमोडिटी इफ रिक्वायर्ड, अगर किसी कमोडिटी के डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसके डायमेंशंस को भी वहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये तो थे आपके नॉर्मल, मतलब आप कोई भी गुड्स सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको इन सभी चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम कह सकते हैं कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि पैक है, पैकिंग के अंदर है, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो पैकेज होते हैं, मतलब हम कोई भी पैकेज का अगर यूज़ अगर हम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस पैकेज के लिए हम पैकिंग वाले प्रोडक्ट्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले प्लेन एंड कॉन्स्पिशियस डिक्लेरेशन ऑन द पैकेज शोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द कमोडिटी इन द पैकेज। तो सबसे पहले हम उस पैकेज के ऊपर उसकी देना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है, कमोडिटी के लिए किस तरह यूज़ है, नहीं है। मतलब अगर आप टोबैको देखते हैं तो टोबैको के ऊपर एक हमारे पास कह सकते हैं डिक्लेरेशन लिखा होता है या इसकी एक वार्निंग लिखी होती है, तो वो इसी का पार्ट है कि इट इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, या आपका जो भी रीज़न देता है। नेक्स्ट आपका द नेट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स दैट आर एक्यूरेट नंबर ऑफ क्वांटिटी इफ इन इट्स नंबर। इसके साथ साथ अगर आप पैकेट्स का यूज़ करते हैं, पैकेज का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उसकी नेट क्वांटिटी या क्वालिटी, या अगर आप पैकेज के अंदर आपके और यूनिट्स हैं तो उन सभी के बारे में आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि इस कंप्लीट पैकेट के अंदर कितने आपके यूनिट्स अवेलेबल हैं। सेल प्राइस आपके पार्टिकुलर पैकेज का, कमोडिटी का, और नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड पैकर और डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी मेंशन ऑन द पैकेज। तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इन सभी चीज़ों को मेंशन करना, डिस्प्ले करना कंपलसरी होता है आज के टाइम पे। नेक्स्ट आपका डिस्कस द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एंड द बीआईसीपी इन द रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस। तो इसके अंदर हमें हमारा कह सकते हैं जो आईडीआरए एक्ट और बीआईसीपी एक्ट को डिस्कस करना है, किसके रिगार्डिंग, रेगुलेशन ऑफ प्राइस। तो अगर हम बात करते हैं आईडीआरए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे एक से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और अवेलेबिलिटी हो सके हमारे आर्टिकल्स की एक रीजनेबल प्राइस पर, हमारी हर सोसाइटी के लिए, हर ग्रुप के लिए। तो इन्होंने एक कह सकते हैं शेड्यूल 1 को डेवलप किया है, शेड्यूल 1 को लिस्ट किया है हमारे आईडीआरए एक्ट के अंदर। इसके अंदर इन्होंने कुछ गुड्स की, कमोडिटीज़ की लिस्ट बनाई है जिसको ये कंट्रोल करते हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, देखते हैं कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्विटेबल हो सके। इसके अंदर आपके कुछ प्रोडक्ट इस तरह हो सकते हैं, आपके कॉटन है, मतलब आपके जो एक डेली यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जैसे डेली शुगर है, सॉल्ट है, वुडन टेक्सटाइल्स है, ड्रग्स है, कैपिटल गुड्स है, इस तरह के गुड्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब हमारी गवर्नमेंट के पास कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक नोटिफाइड ऑर्डर टू केस ऑफ। अब हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पर नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है किस किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड प्रोविजन टू रेगुलेट एंड कंट्रोल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर वो किसी प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल कर रही है तो उसके रिगार्डिंग उसे नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सभी को कि हाँ वो उस प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रही है, उसके प्राइस को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके अवेलेबिलिटी को। और दूसरा होता है रेगुलेटिंग द प्राइस अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस, कि वो किस तरह रेगुलेट कर रही है हमारे प्रोडक्ट के प्राइसिंग को अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस। अगर ये दोनों काम करती है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को नीड होती है कि वो एक नोटिफिकेशन इशू कर दे। इसके साथ ही सब आपका जो दूसरा था बीआईसीपी। अब बीआईसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसिंग। अब हमारा ये कब आया था बीआईसीपी, ये हमारा एक कह सकते हैं फोर्स में आया था, एक्सिस्टेंस में आया था 1970 के अंदर, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। तो किसके रिकमेंडेशन से आया था हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल बीआईसीपी टू एडवाइज ऑन द इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स। तो इसके अंदर हमारा पास कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, उसका काम क्या होता है, एडवाइस देना कि किस तरह प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की जा सके, उनकी इंडस्ट्रियल कॉस्ट को किस तरह रेगुलेट किया जा सके। इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं बीआईसीपी के, जिसके थ्रू के हमारे प्राइस को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है एनर्जी ऑडिट, दूसरा इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, तीसरा आपका वाटर ऑडिट,
मटेरियल ऑडिट, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइसिंग। तो इन सभी काम को कौन करता है? हमारा BICP करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के थ्रू भी हम प्राइस को रेगुलेट कर सकते हैं। अब जैसे आपका है मटेरियल ऑडिट, मटेरियल ऑडिट के अंदर देखेंगे हमारे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है मटेरियल की, वो किस टाइप क्वालिटी है। तो ये कुछ हमारे पास रेगुलेशंस थे प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। तो नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन सो फार एज दे रिलेट टू द रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग टू इसेंशियल कमोडिटीज़, मतलब वो कमोडिटीज़ जो हर किसी के लिए कंपलसरी है, उनके रिगार्डिंग हमारे पास कौन कौन से रेगुलेशन है प्राइसिंग के रिगार्डिंग। तो अगर हम इसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो हमारी नॉर्मल बीइंग के लिए डेली यूज़ में कंपलसरी, जिसका हर कोई यूज़ करता है, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं उस कमोडिटी के अंदर हम उन प्रोडक्ट को रखते हैं। तो इसके अंदर ये देखा जाता है हमारी गवर्नमेंट की एक प्रेफरेंस है कि उन कमोडिटीज़ के प्राइस को इस तरह रेगुलेट किया जा सके कि उनको नॉर्मल बीइंग भी इजीली परचेज कर सके, किसी के थ्रू वहाँ पर कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी से उस प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस ना लिया जा सके, ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, या उसको कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग पर सेल ना किया जा सके। तो मतलब उसके प्राइस को रेगुलेट करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को हटाने के लिए, या उसको कह सकते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइस को फिक्स कर देती है कि जिसके थ्रू कोई भी सेलर है एक हायर प्राइसेस चार्ज ना कर सके हमारे कंज्यूमर से। तो इसके अंदर हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो प्रोविजंस है रिगार्डिंग टू हमारे प्राइसिंग के। तो पहला हमारे पास जो कह सकते हैं प्रोविज़न है प्राइसिंग के, वो होता है फिक्सिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज़, कि वो खुद प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करें। और दूसरा होता है रेगुलेशंस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम्स। तो पहला कौन सा होता है? फिक्सिंग प्राइस, मतलब फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, कि किस तरह हमारी इसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसिंग को फिक्स किया जाता है। तो ये राइट हमारे किसके पास होता है? हमारे सेलर के पास होता है कि वो अपने गुड्स के प्राइस को फिक्स कर सके सेल्स के लिए। अब फिक्स किस तरह करेगा? तीन मेथड है उसके पास। एक होता है एग्रीड प्राइस, दूसरा होता है कंट्रोल प्राइस, और तीसरा होता है मार्केट प्राइस। अब एग्रीड प्राइस वो होता है कि जो प्राइस हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, मतलब उस प्रोडक्ट को प्राइस के अंदर रहकर ही उस प्रोडक्ट को फिक्स कर देता है। जैसे आप एग्जांपल लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 10 रुपीज़ फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम इस प्रोडक्ट के लिए आप 10 रुपीज़ तक चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा जो सेलर है वो उस प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम 10 रुपीज़ ही चार्ज कर सकता है, इससे बियॉन्ड जाकर वो किसी भी कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकता। तो ये होता है एग्रीड प्राइस, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उस प्राइस के ऊपर एग्रीड होकर वो उसका प्राइस फिक्स करें। दूसरा होता है कंट्रोल प्राइस। अब कंट्रोल प्राइस के अंदर नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग टू द प्राइस, मतलब यहाँ पर होता है कि हम कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता रिगार्डिंग टू प्राइस, वो अपने प्राइस को किसी भी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। अब हो सकता है डिमांड के हिसाब से, नीड के हिसाब से, या कह सकते हैं उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से। और तीसरा होता है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस के अंदर देखेंगे कि प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। वो देखते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर, मार्केट के अंदर जो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, उसी के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। और दूसरा होता है रेगुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइसेस ऑफ फूड आइटम। तो इसके अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटीज़ है, उन्होंने उनको रेगुलेट, जो अथॉरिटीज़ है उनका काम है कि रेगुलेट करना प्रोडक्ट प्राइसेस को, जो कि हमारे फूड आइटम्स हैं, ना तो उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बियॉन्ड कह सकते हैं प्राइस जा सके, और ना ही उनकी क्वालिटी खराब हो सके। तो मतलब इनका मेन काम हमारा ये है, यहाँ पर जो दूसरा प्रोविज़न है हमारा इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर, कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटीज़ को हायर किया इसी के लिए कि वो हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनके प्राइसेस को रेगुलेट कर सके, उनके प्राइस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेंटेन करके रख सकें। तो ये हमारे कुछ रेगुलेशंस थे प्राइस के रिगार्डिंग इसेंशियल कमोडिटीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन द रेगुलेटरी मेजर्स ऑफ ड्रग कंट्रोल एक्ट। तो हमें यहाँ पर ड्रग कंट्रोल एक्ट के जो भी रेगुलेटरी मेजर्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्ट आया कब। तो ये कब आया? हमारा 1950 के अंदर ये एक्ट आया। अब ये 1950 के अंदर क्यों आया? टू प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ सेल, मतलब सेल्स को कंट्रोल करने के लिए, हमारे ड्रग्स की उनकी सप्लाई को और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट आया। मतलब उनकी किस तरह सेल्स करी जाए, किस तरह सप्लाई करी जाए, और किस तरह उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्विटेबल हो सके। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक्ट आया। इट प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजंस टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू की ड्रग्स के प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है इंडिया के अंदर। हमारी गवर्नमेंट ने कह सकते हैं एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया है इन ड्रग्स के लिए, और कोई भी सेलर उन प्राइस के बियॉन्ड जाकर कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ कंपनीज के ऊपर प्रोविजन भी लगाया गया है कि कोई भी वो कह सकते हैं फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का यूज़ नहीं कर सकती हमारे कह सकते हैं कंज्यूमर्स को मिसलीड करने के लिए। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी कह सकते हैं ड्रग इंडस्ट्री हमारे कंज्यूमर्स को मिसलीड करती है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो उसके ऊपर कह सकते हैं कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही साथ दिस एक्ट इज रेगुलेटेड टू कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड टू प्रोहिबिट द एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्टेन पर्पज ऑफ रेमेडीज, एलिड्स एंड पोजेसिस मैजिकल क्वांटिटीज।
क्वालिटी। इसके साथ ही हम ये भी इस चीज़ को भी रेगुलेट करता है कि इन चीज़ों की किस तरह एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। इनके एडवर्टाइजमेंट को भी एक तरह से कह सकते हैं रेगुलेट करना। ये नहीं कि आप किसी भी प्रोडक्ट की इस तरह की क्वालिटी बता दें या इस तरह बढ़ा चढ़ा के उसे दिखाएं कि जो उसके अंदर हो ही ना, लेकिन आप सिर्फ कंज्यूमर्स को यहाँ पर मिसलीड कर रहे हैं, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी रेगुलेट करने के लिए हमारा ये एक्ट है। दिस एक्ट डिफाइंस ड्रग्स एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड मैजिक रेमेडीज। इसके साथ ही साथ हमारा जो ये एक्ट है ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, ड्रग्स को, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को और हमारी जो भी मेडिकल रेमेडीज़ होती है, इन सभी के बारे में हमें किससे पता लगता है कि जो डेफिनेशंस है वो ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंदर ही आपकी है। क्योंकि आप किस तरह किसी प्रोडक्ट को डिफाइन करो कि ये एक ड्रग है, उसके लिए आपको उसकी एक डेफिनेशन मिलनी चाहिए। तो वो डेफिनेशन हमें कहाँ से मिलती है, ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, मैजिक रेमेडी इंक्लूड्स अ तलीस्म मंत्र कवच विच पोजेसेस मिराकुलस पावर्स फॉर एंड द डायग्नोसिस, क्योर्स और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। तो इसके अंदर आपके किसी भी कह सकते हैं मैजिक रेमेडी को किस तरह डिफाइन किया गया है इन्होंने। मैजिक रेमेडी के अंदर आपका कोई तालिस्म मंत्र हो सकता है, कोई कवच हो सकता है, जिसके थ्रू अंदर कोई कह सकते हैं मिराकुलस पावर्स हो, जिसके थ्रू कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस किया जा सके, उसका क्योर किया जा सके या उसकी प्रिवेंशन किया जा सके। अब वो आपकी जो डिसीजेज है वो ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है और एनिमल्स की भी हो सकती हैं। मतलब इसके अंदर हमारी जो भी रिलेटेड है ड्रग्स के रिगार्डिंग या हमारी जो मैजिक रेमेडीज़ हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी को इसके अंदर डिफाइन किया गया है ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंदर। इसके साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक शेड्यूल फिक्स किया है हमारे डिसीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए। अब डिसीज़ के अंदर हमारे पास जो भी डिसीज़ है उन सभी को इन शेड्यूल्स के अंदर इंक्लूड किया है। जैसे आपका ब्लाइंडनेस है, ब्लड पॉइजनिंग है, आपका कैंसर है, डिफनेस है, फीमेल डिसीज़ हैं, या फिर आपका कह सकते हैं मतलब ओवरऑल जितनी भी आपके पास डिसीज़ होती हैं उन सभी को इनके शेड्यूल्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है अलग अलग एक्ट के अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर। तो ये कुछ हमारे पास रेगुलेटरी मेजर्स थे ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंदर। तो अगर हम शॉर्ट में देखें जो रेगुलेटरी मेजर्स है, इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ड्रग्स की सेल्स को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, उनके फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को, कह सकते हैं हमारे कंज्यूमर्स को मिसलीड्स होने से, या उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग भी ये रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस को इशू करते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी मेजर्स थे। तो ये आपके इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।